अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद बच्चों एंड वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। मैं विजय शंकर मौर्य, मैथ्स फैकल्टी मेजर कलसी क्लासेस। आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैथ्स एयरफोर्स के लिए मॉडल पेपर। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम लोग हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, a is equals to x such that x square minus 3x plus 2 equals to 0। तो ये देखिएगा एक समुच्चय है, सेट है। आप बोलोगे सर ये इक्वेशन फॉर्मेट में है, तो इसका फैक्टर करोगे बच्चों तो आ जाएगा कितना, 2 1 जा 2, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा 1, 2। आप बोलोगे सर कैसे, तो 1 रख के सेटिस्फाई करोगे तो भी हो जाएगा, 2 रख के सेटिस्फाई करो तो भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर 5 1 जा 5, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1, -5। ओके, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 1 रखोगे तो बच्चों 1 + 4 हो जाएगा 5, -5 0 हो जाएगा। -5 रखोगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 25 में से 5 गए, यानी ये भी आपका करेक्ट है। तो आपको क्या बोला था, a - b कैलकुलेट करना है। आप बोलोगे सर a - b इट मीन्स a के वे सभी एलिमेंट्स जो b में ना हो। a के कौन सा एलिमेंट्स b में नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये देखिएगा a था और ये किसका था, b का था, तो a - b दैट इज 2। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको पता है 1 + ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो 1 + ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, -ओमेगा² मिलके बन जाएगा -2 ओमेगा² पावर 3 यहाँ पे देखिएगा 1 ओमेगा² की जगह -ओमेगा आप बोलोगे सर -2 ओमेगा पावर 3। माइनस पावर ऑड नंबर माइनस बाहर आ जाएगा, 2 पावर 3 ओमेगा पावर 3 2 जा 6 तो 1 हो जाएगा। ये देखिएगा माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 पावर 3 ओमेगा पावर 3 दैट इज़ 1, जितना प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a दैट इज क्या हो जाएगा -1। अल्फा इंटू बीटा c/a, c बोले तो ये -2/1 तो -2/1। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1। आप बोलोगे सर इसे प्यार से लिख दीजिए 1/अल्फा, इसे लिख दीजिए 1/बीटा। एलसीएम ले लेना बच्चों, अल्फा बीटा इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर, तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोले तो -1 आया है, अल्फा बीटा बोले तो -2, माइनस माइनस खाच खाच कैंसल आउट, यानी 1/2 आ जाएगा। 1/2 बोले तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं बच्चों। ये देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों ABC GP में है, तो आप बोलोगे सर log A log B log C AP में होता है। लेकिन अगर ABC बेस में आ जाए, ABC देखो log बेस A है, तो ABC अगर बेस में आ जाए तो HP में होता है। तो याद रखना इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधे HP में हो जाएगा। तो जरूर याद रखना बच्चों ABC अगर GP में है, यहाँ पे देखिएगा C नॉट G, तो log A log B log C किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। बेस कुछ भी ले लो, जो मर्जी करे सो ले लो। अगर इसी को ऐसा लिख दिया जाए log n बेस A, देखिएगा log n बेस B और फिर क्या
log n बेस सी, तो आप बोलोगे सर HP में हो जाएगा। तो जब कभी ABC log के बेस में दिखाई दे खटाक से ठोको HP, अगर ABC log के सामने दिखाई दे तो खटाक से ठोकना AP, बट यहाँ पे बेस में है तो क्या होगा HP, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट वाले पर खट 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 आ जाते हैं अपन। इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बाइनोमियल पे ये क्वेश्चंस है। देखिएगा 28C, देखिएगा ये लिखा हुआ है 28C 2R इज इक्वल्स टू 28C 2R माइनस 4, राइट है। आपको बोला गया, आपको बताया गया होगा बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, अगर अपर लिमिट सेम है, उच्च सीमा बराबर है, तो निम्न सीमा भी बराबर होनी चाहिए, या लोअर लिमिट का सम अपर लिमिट के बराबर हो। तो निम्न सीमा का योग करो 2R प्लस 2R माइनस 4, इन दोनों का जो सम है अपर लिमिट के बराबर होना चाहिए। 4R बराबर 28, 4 हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा, R इक्वल्स टू 4 8 32। आप बोलोगे सर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऐसे ही खटाखट ठोक के आइएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मिल जा, इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। दो पासे को फेंका जाता है, इट मीन्स टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ फेंका जा रहा है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है बच्चों 2 3 5 7 11 यही होता है। 2 का कॉम्बिनेशन बना लो 1 1 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 1 2 2 1 हो जाएगा, सही है। अब देखिएगा 5 कब आएगा, 1 4 हो जाए, 4 1 हो जाए, और फिर क्या हो जाएगा 2 3 हो जाए, 3 2 हो जाए, सही। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। 7 पे आ जाओ, 1 6 6 1, और बताओ 2 5, आप बोलोगे सर एक और होगा 5 2, फिर बोलो 3 4 4 3, और कुछ बचने वाला है क्या, नहीं होगा। 11 11 का आप बोलोगे सर 6 5, और फिर 5 6। देखिएगा कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आप बोलोगे सर 15 सही है भाई। टोटल अगर 2 डाइस फेंक रहे हैं तो 6 6 के 36 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 बराबर में कितना हो जाएगा 36, यानी 5/12। ठोक दो फटाक से, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, राइट डाउन कर दीजिएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ये 7 क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, फटाक से देखिएगा। ये देखिएगा आपका ऑड इन फेवर, यानी आपका घटना के अनुकूल संयोगानुपात दे रखा है, यानी ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स होता है, और ये देखिएगा अनफेवरेबल्स होता है। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है बच्चों, प्रायिकता क्या होती है, फेवरेबल। फेवरेबल कितना है 3, टोटल इन दोनों का सम होता है बच्चों 3 + 5, तो आप बोलोगे सर 3/8। ओके, अगर यही बच्चों आपको दे देता क्या होता है, ऑड अगेंस्ट फेवर, तो ऊपर अनफेवर होता, नीचे फेवर होता, तो आप नीचे वाला अपन ऊपर वाला प्लस नीचे वाला कर लेते तो आपको आंसर मिल जाता है, यानी 3/8, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये देखिएगा फेवरेबल अपान क्या हो जाए, अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल प्लस फेवरेबल यानी टोटल हो जाता है, तो फेवरेबल अपान टोटल दैट इज प्रोबेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों। ये देखिएगा आपको दे रखा है 1 + x के पावर n, इसके एक्सपेंशन में 5th 6th एंड 7th टर्म AP में है। 5th टर्म का जो कोफिशिएंट होगा NC4, आपका 6th टर्म का होगा NC5, और 7th का होगा NC6। ये AP में है तो बीच वाले का 2 गुना, इसका डबल करो तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डायरेक्ट ब्रेक कर देते हैं, अपान नीचे वाले का फैक्टोरियल ऊपर वाले माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, सही है। तो बीच वाले का 2 गुना अगल बगल के योग के बराबर होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल ऊपर वाले माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, याद रखिएगा। चलिए आप चाहो तो इसको थोड़ा और खूबसूरत सा लिख सकते हो। आगे देखिएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपान नीचे वाले का फैक्टोरियल ऊपर वाले माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। देखिएगा थोड़ा सा इसको रंगीन बनाते हैं अपन फटाफट, खाच 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 कैंसल आउट n फैक्टोरियल। नीचे देखिएगा आपको 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट करिएगा। अब देखिएगा नीचे n - 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट, ध्यान दीजिएगा इसमें बचेगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना है 2 अपान,
हमें 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पे देखो बच्चों 5 बचेगा क्योंकि 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे देखिए n-4 कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ बचेगा n-5, सही है। यहाँ पे ये कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल आउट, ये भी कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया, तो यानी ये कितना हो जाएगा, हाँ n-6 करना था बच्चों। यहाँ पे देखिएगा n-6 करना था, तो n-5 इसके बाद n-6 आएगा, तो 1 देखो ये हो जाएगा n-4, फिर एक कम करोगे n-5, n-6 कैंसिल आउट हो चुका है, 1/4 कैंसिल आउट हुआ तो 6, 5 बचेगा, 4 कैंसिल आउट। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो आपको देखिए मिल जाएगा क्या, एलसीएम ले लेना इसको इधर ला करके, तो एलसीएम में आएगा 5 n-5 और n-4, ओके। ये देखिएगा 2, 5 n-5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2n-4 2 = 8, बाकी ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -5 बराबर हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा 2n, तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 6 का, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12n, 8 5 13, 13 छंग कितना हो जाएगा 78, 78 इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो n² हो जाएगा, 5 4 9 माइनस का 9n हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 4 = 20। आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक बना लो, n में सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 7 and 14, और चाहे आप ऑप्शन रख के चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना क्या है 9th, ठीक है। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है ये अपन देखते हैं। बोला गया निम्नलिखित मैट्रिक्स में से किसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डू नॉट हैव फाइंड इन्वर्स, यानी जिसका नहीं निकाला जा सकता है, कुछ ऐसा पूछा गया है। तो आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल होगा अगर उसका डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, सारणिक का मान 0 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 1 1 = 1, ये देखिएगा 0 नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 6 2 = 12, यानी 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, यानी यही एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या रहा है 0 आ रहा है। अगर 0 आएगा तो इसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए फटाफट नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। ये देखिएगा बच्चों डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। करना क्या है देखिएगा, ये जो सेकंड कॉलम है इसको क्या करो ऐड करो, तो सेकंड कॉलम C2, ध्यान देना ज़रा सा गौर फरमाइएगा, C2 चेंज इनटू C2 + C1 + C3, ओके। C2 को चेंज करो, C1 को कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, तो C1 को लिखो क्या 1 - A 1 - B 1 - C, इसको चेंज करें तो अब बोलोगे सर A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B, C से C, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 1 1 1 बचेगा। क्यों, ये 1 1 1 बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करोगे तो। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिल रहा है B + C, C + A प्लस क्या मिल जा रहा है B मिल जा रहा है, सही है। अब आप बोलोगे सर क्या काम किया जाए, अब ये देखिएगा हमारे पास 1 1 1 A B C है, आप इसको चाहो तो दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हो। देखिएगा फर्स्ट वाला 1 1 1 1 1 1 0 हो जाएगा, तो -A क्या बचेगा -B -C 1 1 1, और यहाँ पे देखिएगा B + C C + A, और फिर क्या हो जाएगा A + B। आपको क्या करना है C3 चेंज इनटू C3 - C1, तो ये देखो A + B + C, A + B + C कॉमन ले लोगे, 1 1 1 आ जाएगा, तो आपको पता है वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आने वाली है बच्चों वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ओके। तो फटाफट से इसको राइट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा f(x), ये देखिएगा हमको कंपोजिट फंक्शन है, गॉफ फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है गॉफ x का मतलब होता है बच्चों g ऑफ f(x), f(x) के gx के अंदर में f(x) को डाल दो, तो f(x) कितना है ज़रा बताइएगा, f(x) है x² - 1, तो अब g के अंदर जहाँ x है x के प्लेस पे x² - x रख दीजिएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा gx² - 1, तो gx है 3x + 1, x के स्थान पे क्या लिखना है x² - 1 + 1, किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है ना। 3x² - 3 + 1, आप बोलोगे सर 3x² - 3 + 1 दैट इज -2, तो 3x² - 2 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों,
ये देखिएगा लिमिट का क्वेश्चन और खूबसूरत सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। बोलोगे सर ऐसा कैसे, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे बच्चों देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, यानी कुल मिलाकर के मिलने वाला है एक्स माइनस 4। ओके, x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बोलो, x प्लस 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे देखिएगा 4 बचेगा। सही है, ये देखिएगा लिमिट आप बोलोगे सर x विल टेंड्स टू क्या हो जाएगा 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 हो जाएगा बच्चों। ये तो समझ में आ गया होगा। इसको अलग अलग करो, ये देखो ऊपर x माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, चलिए खाच खाच कैंसिल आउट हो जाएगा, x के प्लेस पे 2 रखोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। जिस बच्चों के यहाँ प्रॉब्लम्स हो तो आप इसको समझ लेना, ये x माइनस 2 है, x प्लस 2 है, तो एलसीएम में ये दोनों आने वाला था जिसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन का है। तो लॉग है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स बोले तो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है, इनटू, अब देखिएगा अंदर वाले का इसका डिफरेंशिएशन करना है तो x का 1 हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूट के अंदर का करोगे तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिएगा प्यार से इधर भेज दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का x बचा हुआ है डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्वाहा, यानी ये देखिएगा कैंसिल आउट हो गया। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ फाइनली आंसर आ जाएगा 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए फटाफट नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं बच्चों, और आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको क्वेश्चन कितने जल्दी कर लिए हैं सारे, फटाफट से। चलिए ये देखिएगा एक वृत्त की त्रिज्या यानी इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, ठीक है, इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ, मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है यानी dr/dt आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे वाह क्या बात है, हाँ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आपसे पूछा गया है, ठीक है, दे रेडियस, हाँ दी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। अरे वाह, देखिएगा एरिया सर्कल का क्या होता है πr²। ज़रा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो तो आपको मिल जाएगा 2 फ्रंट पे आ जाएगा 2πr, r का क्या हो जाएगा बच्चों dr/dt। यहाँ तो सब रेडीमेड है, सब कुछ दिया गया है। r की वैल्यू बोला था जब 20 सेंटीमीटर हो रेडियस तब आपको निकालना था, dr/dt 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 80π। अब ये देखिएगा आप बोलोगे सर एरिया है तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ऊपर आ जा। तो आप बोलोगे सर 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, चल भाई आजा। अरे वाह, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये तो बेहतरीन है बच्चों। tan इनवर्स x³ को t मान लो, लेट मान लेते हैं क्योंकि मानना ही तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बराबर कितना t। आप बोलोगे सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x²। इसका स्क्वायर करोगे तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6। x³ का आप बोलोगे सर 3x² हो जाएगा, सही है, और फिर क्या हो जाएगा dx बराबर कितना dt। आप बोलोगे सर x²/1 प्लस, ये देखिएगा ज़रा से इसको शकल इसकी देखिएगा, ये जो है ये वाला पोर्शन ये चला जाएगा dt/3। तो यहाँ पे देखिएगा 1/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t dt। अरे वाह, t मीन्स t²/2, t²/2, 3 2 जा 6, t²। t आपने माना किसको था, t आपने माना था tan इनवर्स x³, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस क्या c। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो 1/6 tan इनवर्स x³ का होल स्क्वायर प्लस c, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तो खटाखट राइट डाउन करिएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है अपना, चल भाई आ जाओ ऊपर। 16 देखिएगा आपका क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/6 टू +π/6। ओके,
अब देखिएगा -π/6 से +π/6 है, ये देखो इवन फंक्शन है, ये देखो दोनों इवन, और ये क्या है ऑड, ऑड इंटू इवन ऑड, और अगर ऑड होगा तो इंटीग्रेशन -π/6 से +π/6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन है, ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? ऑड फंक्शन विषम फलन है, विषम फलन है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो फटाफट नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, अब हम लोग चलते बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आपको दे रखा है, देखिएगा परवलय x² इज इक्वल्स टू वाई, एक पैराबोला दे रखा है जिसका इक्वेशन x² इक्वल्स टू वाई है एंड y इक्वल्स टू 1 एक लाइन है, और इसके द्वारा जो एरिया आपका फॉर्म्ड होगा उसका एरिया निकालना है। यानी यहाँ पे देखिएगा, मान लेते ये हमारा एक क्या है, कर्व है, ये x² इक्वल्स टू वाई, आप बोलोगे सर x² y, ये देखिएगा ग्राफ हो गया है x² इक्वल्स टू वाई, ये देखिएगा y इज इक्वल्स टू 1 एक लाइन है, और ये देखिएगा जो आपका एरिया घिरा हुआ है, ये देखिएगा ये इसी का क्षेत्रफल निकालना है। आप बोलोगे सर ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो यहाँ से देखिएगा x इक्वल्स टू +-1 आएगा, यानी इधर +1 तो इधर क्या हो जाएगा -1। हम लोग क्या करें, 0 से 1 तक का एरिया निकाल करके और यहाँ पे क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी घटा दें। तो देखिएगा कैसे हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का बोलेगा, 0 से 1 तक का अपर माइनस लोअर। तो ये देखिएगा y इक्वल्स टू क्या है 1, तो ये देखिएगा 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप बोलोगे सर देखिएगा ये y इज इक्वल्स टू x² है, और इसका क्या करना है dx, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो 1 का क्या हो जाएगा x माइनस x³ लिमिट फ्रॉम 0 to 1, फटाफट से रखिए और इसका डबल कर दीजिएगा लास्ट में। तो ये देखिएगा 1 माइनस 1/3, बाकी सब 0 हो जाएगा, दैट इज 2/3। आपको पता है अभी तक हमने जो एरिया निकालना है बच्चों, ये देखिएगा 0 से 1 तक का है, इसका डबल करना है तो 2 2 जा 4/3, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? इसका डबल करेंगे, हमारा काम खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, देखिएगा अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण, इट मीन्स सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये हमारा एक अवकल समीकरण है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो आप बोलोगे सर इसको लिख देते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू e के पावर x अपान लिख सकते हो e के पावर y प्लस x² अपान e के पावर y, e के पावर एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, मिल जाएगा e के पावर y dy, क्या क्या गया, ये एलसीएम लघुत्तम आया, इसका तिर्यक गुणा कर दिया गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिएगा बच्चों e के पावर x प्लस x² और फिर क्या dx, इसका क्या करिए समाकलन, इंटीग्रेशन करोगे e के पावर y का e के पावर y, e पावर x का e के पावर x, x² का x³/3 और प्लस क्या c। तो देखिएगा ऐसा कहीं कुछ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ज़रा सा गौर फरमाइए। तो जब आप गौर फरमाएंगे e के पावर y, e के पावर x, x³/3, इट मीन्स ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फटाफट राइट डाउन करिएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट पे चलते, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए जो 1 दिखाई दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधे सीधे लिखना है cos² माइनस cot² a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करना। तो आपको पता है बच्चों 1 को क्या लिख सकते हो, बोलो, आप बोलोगे सर cos² a माइनस cot², सिर्फ ऊपर 1 को a² माइनस b² से ब्रेक करिएगा, cos a माइनस cot a क्या हो जाएगा बच्चों, cosec a माइनस cot a, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b। तो आप बोलोगे सर cosec a प्लस cot a, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे। चलिए आप बोलोगे सर अगर इस 1 को cosec a माइनस cot a, cosec a प्लस cot a लिखे तो cosec a प्लस cot a कॉमन आ जाएगा, तो लिख लो बच्चों कॉमन। तो cosec a प्लस cot a कॉमन ले लिया। ध्यान दीजिएगा इस 1 के प्लेस पे ये पूरा है और यहाँ से हमने cosec a प्लस cot a कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या बचेगा 1
माइनस इसके जगह देखिएगा ये हो जाएगा, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना, माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस का कॉट ए। अरे वाह, क्या बेहतरीन काम हो गया, राइट है। नीचे ज़रा बोलना क्या है, आप बोलोगे सर 1 को पहले लिख देते हैं, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अरे वाह, क्या बेहतरीन काम हुआ। ये देखिए स्वाहा, यानी ये कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज योर आंसर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, राइट डाउन करिएगा बच्चों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लास 10th में आपसे इस क्वेश्चन से मुक्कालात भी हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों क्या है। चल भाई आगे आ जा, देखिएगा 20 क्वेश्चन। ये देखिए आपका है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, त्रिकोणमितीय समीकरण है। यहाँ पे हम देख रहे हैं tan है, यहाँ पे काट है, अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों की शक्ल एक जैसी अपन बना लेते हैं। तो आप बोलोगे सर tan 5 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो ये दिखेगा 90 दैट इज π/2 माइनस 2 थीटा। ओके, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। थीटा बोले तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा बोले तो π/2 माइनस 2 थीटा। इसको प्यार से इधर बुला लीजिए 5 + 2, 7 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/2। अब देखिएगा 7 थीटा, इसका ज़रा π/2 कॉमन ले लो। तो जब आप π/2 कॉमन लोगे बच्चों तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n + 1। थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो 2n + 1 इंटू π/7 2 = 14। ऐसा कहीं दिखाई दे तुरंत ठोको, 2n + 1 π/14, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगले पर आ जाते हैं खटाखट 21। देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन है tan। यहाँ पे देखिएगा cos इनवर्स tan इनवर्स है, सबकी शक्ल एक जैसी बना लेते हैं अपन। तो आपको देखिए मिल जाएगा tan cos इनवर्स का, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, राइट है। अब देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिएगा tan, ये देखिएगा आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x + y मीन्स 3/4 प्लस क्या हो जाएगा 2/3। ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 2/3। आपको पता है tan इनवर्स x इक्वल्स टू एक्स, tan इनवर्स गायब हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा 12 हो जाएगा, 3 3 का 9, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखिएगा 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 3 चौके कितना हो, 4 3 12, 12 में से 6 गए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 17/6 हो जाएगा। तो 17/6 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और जब दिखाई नहीं दे रहा है यानी इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड कर जाते हैं बच्चों। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें, चला जा भाई। ओके चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसे देखते। देखिएगा आपको दे रखा है क्वाड्रिलेटरल्स है, यानी एक चतुर्भुज है जिसके वर्टेक्स आपको दिए गए हैं, एरिया 0 है। तो आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखो, लिखो क्या दे रखा है, x1 y1 लिखो 1 2, फिर से आ जाओ कितना है -5 6 हो जाएगा, 7 -4 हो जाएगा, x -2 हो जाएगा, और लास्ट में रिपीट होगा तो 1 और 2 हो जाएगा, राइट है। तो इसका देखिएगा जो एरिया आपको दे रखा है 0, इसका इधर देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो आप बोलोगे सर 1 × 6 6 हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14 हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा प्लस का 2x, ये पॉजिटिव के साथ होगा। अब इसका उल्टा करो इधर, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का 2 है, तो ये देखिएगा 1 × 2, राइट है। तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसका इधर करोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, राइट है। यहाँ पे देखिएगा माइनस का 4x, 7 छंग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 42 हो गया है, और 5 दूनी 10 यानी -10 बराबर क्या हो जाएगा 0। अपने को करना क्या है, इसे सॉल्व कर लेना है। आप बोलोगे सर हो जाएगा, यहाँ आप देखिए 20 में से 14 घटाएंगे हो जाएगा 6, 6 कितना हो जाएगा 12, प्लस कितना हो जाएगा 2x, माइनस यहाँ पे देखिएगा 42 में से 10 गए 32 हो जाएगा, और 32 में से 2 गए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 30 माइनस कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6x हो जाएगा और 30 में से 12 घटेगा तो ये इधर जाएगा, 30 में से 12 घटाइएगा कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 6 3 18, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। जिस बच्चे को फॉर्मूले में प्रॉब्लम्स हो तो आप याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल है, x1 y1 x2 y2 ऐसे लिखते चले करिएगा, x3 y3 और फिर x4 y4। जहाँ पे ख़त्म हुआ करे वहाँ पे फिर रिपीट कर दिया करो एक बार, यानी x1 y1। ठीक है, तो ये देखिएगा एरिया का फॉर्मूला होगा, इस तरह से पॉजिटिव आएगा, इस तरह से नेगेटिव आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23। एक आपको दीर्घवृत्त दे रखा है, दोनों नाभियों के बीच की दूरी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द एलिप्स। देखिएगा एलिप्स का सबसे पहले इक्वेशन लिखिएगा, एक्स स्क्वायर अपान 4 पंजे 20 हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान 5 चौके 20 इज इक्वल्स टू 1। आप बोलोगे सर ए स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आपको यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमको क्या निकाला, इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता, तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इलिप्स है तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 4 अपान कितना है 5 ए स्क्वायर। तो 5 1 जा 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1 अपान 5। तो देखिएगा ई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपान रूट 5। हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी फोकस होता है 2AE, तो 2A की वैल्यू आपको पता है क्या हो जाएगा रूट 5, E की वैल्यू क्या है रूट 5। अरे वाह, खच 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 कैंसल आउट हो जाएगा। तो 2AE इज इक्वल्स टू 2, यानी डिस्टेंस हो जाएगा फोकस के बीच का 2। राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिएगा आपको एक प्लेन दे रखा है, हाँ काटे गए अंतखंड, इंटरसेप्ट आपको बताना है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पर। तो आपको पता है इसको लिखिए x अपान a के फॉर्म में, तो x अपान 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, माइनस y अपान यहाँ पे देखिएगा चाहे प्लस y अपान 9 अपान आप माइनस 6 लिख दें, यहाँ पे देखिएगा z अपान 9 इज इक्वल्स टू 1। तो आप खुद ही देख सकते हैं ए बी सी आपके नज़रों के सामने है, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए बी सी याद है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी सी आपको खट 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 मिल चुका है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं। चल भाई आजा, अंत भला तो सब भला। चलिए आपको दे रखा है द मीडियंस ऑफ द 19 ऑब्जर्वेशन इज 30, 19 प्रेक्षणों का जो माध्य है 30 है। अगर इसमें 2 ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया जाए, 2 माध्य को यानी 2 ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षणों को जोड़ दिया जाए तो माध्य क्या होगा, एक 8 है एक 32 है। आपको पता है माध्य इन दोनों के बीच में होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मान लेते हैं ये जैसे नंबर है, मान लीजिए इनका जो मीडियन है मध्यिका है वो 30 है, एक लेफ्ट साइड नंबर को ऐड कर रहे हैं, मान लो ये 8 है, एक राइट साइड ऐड कर रहे हैं वो कितना है ज़रा बताइएगा, 32 है। राइट है, तो इससे इसके बैलेंसिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जो मीडियन था वो अभी भी मीडियन ही होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। देयर इज नो इफेक्ट्स ऑन दी मीडियन। क्यों, एक लेफ्ट साइड ऐड हो रहा है तो एक राइट साइड ऐड हो रहा है। ओके, तो इसी के साथ बच्चों आपका 25 क्वेश्चन का द एंड हो चुका है, यानी इसका अपन ने पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। ओके।
आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मॉडल पेपर। और आप लोग जानते होंगे कि आपका कितने मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, 20 मार्क्स की, और इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे जो चैलेंजिंग टास्क होता है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया आपका होता है, वो कॉम्प्रिहेंशन होता है और साथ ही साथ वर्ड पार। तो इसको आप कैसे दूर करेंगे, तो इसको दूर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तभी आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में हमें चलना है और कैसे हमारी तैयारी होगी और हमारे अंदर क्या वीकनेस है। हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन होता है जो स्टूडेंट्स को हमेशा क्या करता है, उसके सिलेक्शन को रोकता है। तो चलिए आज हम लोग मॉडल पेपर के थ्रू देखते हैं और आप भी अपने आप को जज करें कि आपकी कैसी तैयारी है। लेट्स से तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका क्या है, पैसेज, और इसी पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। और पैसेज को क्रैक करने के लिए, पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वर्ड पार स्ट्रांग होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस यू जॉइन अस, जब तक आप हम लोगों को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो चलिए आप लोग आइडिया लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूं। आप लोग एक पढ़ने का मतलब एक आइडिया लीजिए। देखिए पैसेज को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, बस उसका एक सेंस निकाला जाता है। तो चलिए आप लोग भी निकालिए, फिर उसके बाद आप देखिए आप कितने सही हैं कितने गलत है। ओके, जस्ट रीड द पैसेज। और पैसेज में लिखा क्या हुआ है, अ गेस्ट स्पीकर वॉज एड्रेसिंग द फैकल्टी, the students in the college auditorium. I had joined the faculty the year before and was already drawing attention. I was 27, full of assumption about myself, quick with a comment on everything, expected people to pay attention to all that I had said. I listened to the talk of the first 5 minutes. By the 7th, I was looking around to check if others were listening. By the 10th, I had glanced at my watch 3 times and yawned once. After 20 minutes, I was thoroughly bored and telling myself that it was difficult to sit through such an insipid talk. I wanted to share some of my expert comments with my neighbor, but he was completely sold out to the speaker and looked like it was the greatest day of his life. I was disgusted. I tried to catch a word or phrase from the talk only to convince myself that this should be his last talk ever. The 1-hour talk took ages to end, and before the thanks were said, I jumped to my feet with a sigh of relief. My neighbor smiled at me and said, "The talk was wonderful, wasn't it?" I retorted. It almost killed me with kindness. क्या आपको आइडिया मिला? What is the theme of the passage? देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि स्टोरी की कहानी क्या है, और मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक लाइन में जितने वर्ड्स हैं वो आपको क्लियर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक वर्ड्स स्टूडेंट्स को क्लियर हो, लेकिन एक आइडिया आपको निकालना है। अगर पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया, उसमें से कोई भी आइडिया आपको नहीं निकला कि क्या स्टोरी आप समझ ही नहीं पाए, तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो चलिए आप लोगों ने आइडिया लिया होगा, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तो ताकि आप लोग समझ भी जाएं। देखिए इसमें क्या कहानी है। अ गेस्ट स्पीकर, जैसे गेस्ट स्पीकर होता है ना, जैसे किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में गेस्ट स्पीकर आते हैं मतलब बोलने के लिए, तो अ गेस्ट स्पीकर वॉज एड्रेसिंग, एक गेस्ट स्पीकर जो वक्ता था वॉज एड्रेसिंग, वो संबोधित कर रहा था द फैकल्टी, फैकल्टी का मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स को संबोधित कर रहा था।
एंड द स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ कौन थे, स्टूडेंट्स भी थे इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। और कहाँ पर ये सब थे, कॉलेज की ऑडिटोरियम में, मतलब एक ग्राउंड में, एक प्लेटफॉर्म में, एक बड़ा सा हॉल होगा, वहीं पर सारे लोग थे। तो कोई गेस्ट स्पीकर आया होगा, वो क्या कर रहा था, एड्रेस कर रहा था, किसी मुद्दे पर संबोधित कर रहा था। आई हैड ज्वाइंड द फैकल्टी द ईयर बिफोर। अब यहां पर आई कौन है, आई इज द राइटर ऑफ द पैसेज, आई इस पैसेज का राइटर है। वो क्या बोल रहा है, आई हैड ज्वाइन द फैकल्टी, मैंने फैकल्टी को ज्वाइन किया, द ईयर बिफोर मतलब एक साल पहले, मतलब मैंने भी फैकल्टी को ज्वाइन किया था, मतलब आई जो है वो भी एक टीचर है। एंड वॉज ऑलरेडी ड्रॉइंग अटेंशन, और मैं पहले से अटेंशन ड्रॉ कर रहा था, मतलब जब उसने ज्वाइन किया तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट रहा होगा, तो लोगों का अटेंशन उसकी तरफ गया। होता नहीं है, जैसे मान लिया जाए कोई नया टीचर आया, फैकल्टी को ज्वाइन किया, तो शुरू शुरू में वो क्या करता है कि वो चाहता है कि उसकी तरफ सभी का ध्यान जाए, बिकॉज ही इज टैलेंटेड और सी इज टैलेंटेड। आदमी ऐसा, एक मेंटालिटी होती है इंसान की, एक मनोवृत्ति, उसकी सोच होती है। तो यहां पर ये राइटर क्या कह रहा है, वॉज ऑलरेडी ड्रॉइंग अटेंशन, मैं भी पहले से लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ला रहा था, मतलब लोग मुझसे इंप्रेस थे। आई वॉज 27, मैं कितने का था, 27 था, उसकी एज थी। फुल ऑफ एजम्पशन अबाउट माई सेल्फ, और मैं पूरी तरीके से एजम्पशन था अबाउट माई सेल्फ। एजम्पशन का मतलब एक थॉट था कि आई एम इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो फुल ऑफ एजम्पशन माई सेल्फ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डाउट होता है अपने ऊपर, लेकिन ये राइटर जो है उसको कोई भी डाउट नहीं था, वो फुल ऑफ एजम्पशन था, थॉट था, गेस से वो भरा हुआ था। अब आगे क्या बोल रहा है, क्विक विथ अ कमेंट ऑन एवरीथिंग, और मैं हर एक चीज़ों पर बहुत जल्दी से कमेंट करता था, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं अपनी ओपिनियन रखता था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्विक मतलब बहुत तेज था, विथ अ कमेंट ऑन एवरीथिंग, हर एक चीज़ पर मैं बहुत तेजी से कमेंट करता था। एंड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट करने का मतलब होप, आशा करता था या उम्मीद करता था, पीपल टू पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब लोग ध्यान दें, टू ऑल, उन सभी चीज़ों को, दैट आई हैड सेड, जो मैंने कहा। तो इसका मीन्स ये निकला कि वो चाहता था कि सभी लोग उसकी तरफ ध्यान दे, जो जो बात वो कहता है। तो इसका मतलब बड़ा एरोगेंट इंसान है, बड़ा अहंकारी इंसान लग रहा है। आई लिसन टू द टॉक, अब कौन सी टॉक, टॉक का मतलब बातचीत। ये जो गेस्ट स्पीकर क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। तो कह रहा है राइटर, आई मीन्स राइटर ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का राइटर क्या कह रहा है, आई लिसन टू द टॉक, मैंने बातचीत को सुना, फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, मतलब पहले 5 मिनट्स मैंने सुन लिया, 5 मिनट्स उसने सुना होगा आराम से। बाय द 7वें मिनट में, आई वॉज लुकिंग अराउंड, मैं चारों तरफ देख रहा था, टू चेक, ये चेक करने के लिए, इफ क्या अदर्स वर लिसनिंग, क्या दूसरे भी सुन रहे हैं। जैसे मान लिया जाए आप कहीं पर बैठे हुए हैं, जब आपको मैटर नहीं समझ में आता तो आप बोर होने लगते हैं और दूसरी तरफ देखने लगते हैं कि हाँ जो अगल बगल लोग बैठे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इसी तरीके से 7वें मिनट में मैंने क्या किया, आई वॉज लुकिंग अराउंड, मैं चारों तरफ देख रहा था, टू चेक, ये चेक कर रहा था, इफ क्या अदर्स वर लिसनिंग, क्या दूसरे लोग भी लिसन कर रहे थे, सुन रहे थे। बाय द 10वें मिनट में, आई हैड ग्लैंस्ड एट माई वॉच, ग्लैंस्ड का मतलब मैंने नजर दौड़ाई, एट माई वॉच, अपनी घड़ी की ओर। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, जब क्लास में लेक्चर बड़ा बोरिंग होता है तो आप किसकी तरफ देखने लगते हैं, घड़ी की तरफ, कि टाइम हुआ या नहीं हुआ। और टाइम भी बहुत लंबा चलता है, जब आप बोर होते हैं ना तो वहां पर टाइम ऐसा लग रहा है कि नाउ इट इज एजेस, जैसे युगों, मतलब एक तरीके से युग बीत गए। कहने का मतलब एग्जैजरेशन है, अतिशयोक्ति है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप बोर होते हैं तो टाइम भी बहुत स्लो चलता है। अब इसके आगे क्या कह रहा है, बाय द 10वें मिनट में मैं क्या हो गया, थोड़ा सा समझिए। 10वें मिनट में मैं क्या हुआ, आई हैड ग्लैंस्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, एंड yawned once, हाँ, बाय द 10th आई ग्लैंस्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा 3 times, ठीक है, कितनी बार देखा, 3 बार देखा, टाइम हुआ। और उसके बाद yawned once, और एक बार मैंने यॉन किया। यॉन करने का मतलब समझे, जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, मुंह खुलता बंद होता है ना, तो क्या बोलते हैं, मतलब आपका मुंह खुला, जैसे आप नींद में रहते हैं यॉनिंग करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जमुहाई कुछ ऐसा बोलते हैं ना, तो उसने यॉन्ड किया, उसका मुंह खुला। अब उसके बाद क्या, आफ्टर 20 मिनट्स बाद, 20 मिनट बाद, आई वॉज थॉरली बोर्ड, मैं पूरी तरीके से बोर हो गया। एंड टेलिंग माई सेल्फ, और अपने आप को मैं कह रहा था, दैट कि इट वॉज डिफिकल्ट, ये कठिन है, टू सिट, बैठना, थ्रू सच एन इंसिपिड टॉक। इंसिपिड का मतलब डल,
मतलब डल का मतलब इस बोरिंग टॉक, टॉक का मतलब बातचीत के दरमियान बैठना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया। आई कांट टॉलरेट, कहने का मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और किसको बर्दाश्त नहीं कर सकता? स्पीकर को जो बोल रहा है, मैं वहां पर नहीं बैठ सकता। इंसिपिड काफी अच्छा वर्ड है। इंसिपिड का मतलब मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब डल, डल का मतलब जिसमें कोई भी मजा ना आए। आई वॉन्टेड, मैं चाह रहा था, टू शेयर मतलब शेयर करना चाह रहा था, साझा करना चाह रहा था। सम ऑफ माई एक्सपर्ट कमेंट्स, अपनी कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स, एक्सपर्ट कमेंट्स का मतलब वो अपने आप को एक्सपर्ट की तरह मान रहा था राइटर, तो अपने कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स को शेयर करना चाह रहा था विथ माई नेबर, किसके साथ? अपने पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब समझ गए, घर वाला पड़ोसी नहीं, जो उसके बगल में बैठा रहा होगा उसके साथ वो कुछ बातचीत करना चाहता है। जैसे होता नहीं है कि कोई स्पीकर बोल रहा है, आपको आप लगता है कि आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड है, ये बोल रहा है बेकार है, तो आप बगल वाले से कुछ बातचीत करने लगते, बताने लगते, नहीं ये गलत बोल रहा है, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट, क्या? एक्सपर्ट कमेंट विथ माई नेबर, अपने नेबर के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। बट ही वॉज कंप्लीटली सोल्ड आउट। ही किसके लिए आया? ही किसके लिए आया है? नेबर। बट ही वॉज कंप्लीटली सोल्ड आउट, लेकिन वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है सोल्ड आउट हो चुका है, बिक गया है। और किसको बिक गया है? टू द स्पीकर। स्पीकर का मतलब वक्ता, जो बोल रहा था। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि उसका नेबर जो है वो पूरी तरीके से खोया हुआ था, किसके प्रति? स्पीकर के प्रति। उसके लिए वो बिक गया था, मतलब पूरी तरीके से उसकी बात को सुन रहा था। एंड लुक्ड लाइक, और वो लुक्ड लाइक लग रहा था, मतलब ऐसा दिख रहा था लाइक जैसे कि इट वॉज द ग्रेटेस्ट टॉक, ये सबसे महान बातचीत है ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन की, उसके जीवन की ये क्या? सबसे महान बातचीत है। कहने का मतलब वो पूरी तरीके से उसका जो पड़ोसी था वो पूरी तरीके से खोया हुआ था। कहाँ खोया हुआ था? उसकी टॉक में, बातचीत में। और उसके बाद ये राइटर क्या है, अब इसको देखो क्या हो रहा है। आई वॉज डिसगस्टेड, मैं बहुत डिसगस्टेड हो गया। डिसगस्टेड मतलब बहुत गुस्से में आ गया अपने नेबर को देखकर कि ये भी एकदम खोया हुआ है उसी की बात में, तो मैं भी बहुत डिसगस्टेड हो गया, मतलब बहुत चिढ़ गया। और आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, टू कैच अ वर्ड ऑफ फ्रेज, एक शब्द या फ्रेज, फ्रेज का मतलब एक छोटा सा वाक्य पकड़ने की मैंने कोशिश की फ्रॉम द टॉक, बातचीत से। कभी कभी होता क्या है, जब आप बोर होने लगते हैं तो आप आइडिया लेने लगते हैं, हाँ अब ये वर्ड्स आ गया, अब इसके बाद ये एंड करेगा, अब ये सेंटेंस आ गया, अब इसके बाद ये एंड कर देगा बात और छुटकारा मिल जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है? आई ट्राई टू कैच, मैंने पकड़ने की कोशिश की, अ वर्ड, एक शब्द और फ्रेज या वाक्यांश, फ्रॉम द टॉक, उस बातचीत से, ओनली टू कन्विंस माई सेल्फ, केवल अपने आप को ये समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, एग्री, समझाने के लिए, दैट कि दिस शुड बी हिज लास्ट टॉक एवर, कि अब इसकी आखिरी बात होगी। अब यहीं से ही क्या करेगा? रैप अप कर लेगा, वाइंड अप कर लेगा, खत्म कर देगा बात को। लेकिन हुआ नहीं। द 1 hour टॉक, 1 घंटे की बातचीत, टुक एजेस, ऐसा लग रहा है इसने युगों युगों का टाइम ले लिया टू एंड, खत्म होने में। टुक एजेस टू एंड का मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग गया खत्म होने में। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो इंसान बोर था। कौन बोर था? राइटर। जब इंसान बोर होता है तो उसको लगता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया। अब इसके आगे क्या है? बिफोर थैंक्स वर सेट, बिफोर थैंक्स वर सेट, जैसे बातचीत खत्म होती है तो खत्म होने से पहले थैंक्स, मतलब खत्म होने के बाद थैंक्स किया जाता है ना, कि आपका शुक्रिया, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये डायरेक्टर थे, ये थे, ये प्रिंसिपल थे, तो उनको थैंक्स करते हैं। तो राइटर कह रहा है बिफोर द थैंक्स वर सेट, शुक्रिया करने से पहले, ठीक है, आई जंप टू माई फीट, मैं अपने फीट पर जंप हो गया, मतलब जल्दी से खड़ा हुआ होगा। विथ अ साई ऑफ रिलीफ, विथ अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब एक चैन की भावना के साथ, मतलब एक सांस लिया कि हाँ लगभग खत्म हो गया, राहत की सांस इसको बोलते हैं। एंड माई नेबर स्माइल्ड एट मी, और मेरा पड़ोसी मेरी तरफ मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? द टॉक वॉज वंडरफुल, बातचीत बहुत बढ़िया थी। वाजंट इट, क्या ऐसा नहीं था? आई रिटॉर्टेड, मैंने जवाब दिया। रिटॉर्ट करने का मतलब पलट कर मैंने जवाब दिया। इट वॉज सॉरी इट ऑलमोस्ट किल्ड मी, इसने लगभग मुझे मार ही डाला था, मारा नहीं, ऑलमोस्ट लगभग किल्ड मी, इसने मुझे मार दिया। और कैसे मार दिया? विथ काइंडनेस, मतलब दयालुता के साथ, मतलब क्रुएल्टी के साथ नहीं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मैं बहुत बोर हो चुका था, मैंने इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ली। फिर से देखिए, आई रिटॉर्टेड, मैंने जवाब दिया पलटकर। इट ऑलमोस्ट किल्ड मी, इसने लगभग मुझे मार ही डाला था। विथ काइंडनेस,
काइंडनेस का मतलब दयालुता के साथ। तो स्टोरी आपको समझ में आ गई। और स्टोरी में बात क्या है कि स्टोरी में एक राइटर है जो आई है, और आई क्या है, कोई टीचर है, और उसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होगा किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट को, और उसकी एज कितनी है, 27। और वो बैठा है ऑडिटोरियम में, कोई स्पीकर आया, वो बोल रहा है, लेकिन वो राइटर जो है ना वो स्पीकर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मतलब उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है रीज़न राइटर ही अपने आप को मान रहा हो कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, आई एम मोर टैलेंटेड दैन दिस स्पीकर, मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ इस स्पीकर की अपेक्षा। तो कहानी एक क्लियर होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक वर्ड क्लियर होगा, बस अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जब तक आप हमारे YouTube या ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, अपने से प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप सुस्त हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, What do you understand about the narrator? नरेटर का मतलब ये कहानी का जो बोल रहा आई, नरेटर मीन्स स्पीकर। तो यहां पर क्या बोल रहा है, What do you understand about the narrator? आप नरेटर के बारे में क्या समझते हैं? From the description in the first paragraph, मतलब पहले पैराग्राफ के डिस्क्रिप्शन से आपको क्या लगा? पहला पैराग्राफ के वर्णन से आप नरेटर के बारे में क्या समझते हैं? He was a genius, he was knowledgeable, जीनियस समझ रहे हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट, या he was self conceited, या he was charismatic, charismatic का मतलब करिश्माई, या he was self conceited, conceited का मतलब बहुत घमंडी, जो अपने आप को समझे कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। यही बात होगी ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए पैसेज में क्या दिखा रहा है, पैसेज में तो यही दिखा रहा है। देखिए बातचीत से आपको क्या लगा, आई स्पीकर, पहले इसको मैं हटा दूँ, देखिए A guest speaker was addressing the faculty, the students in the college auditorium. I had joined the faculty the year before and was already drawing attention. मैं पहले से लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा था। I was 27, full of assumption about myself and quick with a comment on everything and expected people to pay attention to all that I had said. तो कोई इंसान अगर चाहे कि जो भी मैं कह रहा हूं उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए, मेरी तरफ ध्यान दे, तो इसका मतलब वो इंसान ये मान रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूं, तो उसके अंदर एक घमंड आ जाता है। तो हमारा कौन सा सही होना चाहिए, हमारा ऑप्शन कौन सा सही मानेंगे आप, ही वॉज सेल्फ कॉन्सिटेड, यही वाला होगा ना। सी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग आइडिया लीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड द नरेटर रिस्पॉन्ड टू द स्पीच। नरेटर मतलब आई, राइटर, ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है टू द स्पीच, भाषण के प्रति, मतलब भाषण जो चल रहा था उसके प्रति उसका क्या रिएक्शन होता है। तो बताइए, ही वॉज ग्लूड, वो एकदम वो चिपक जाता है ग्लू की तरह, या ही वॉज बोर्ड, वो बोर हो जाता है, या ही डिड नॉट माइंड इट, वो उसको माइंड नहीं करता। माइंड करने का मतलब चल रहा है, डजेंट मैटर। या ही वॉज इनग्रॉस्ड, इनग्रॉस करने का मतलब डूब जाना, इनग्रॉस होने का मतलब लीन हो जाना। तो कौन सा होना चाहिए, डेफिनेटली बोर हो गया था, क्योंकि जब गेस्ट स्पीच दे रहा था, कोई बातचीत कर रहा था, या मान लो कोई स्पीच दे रहा था, तो ये उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो तो बार बार घड़ी को देख रहा था। तो इसका मतलब बोर हो गया ना। अगर आप बार बार घड़ी की तरफ देखेंगे तो इसका मतलब आप बोर हो चुके हैं। तो कौन सा होना चाहिए, ही वॉज बोर्ड, राइट। क्लियर है ना मेरी बात। चलिए अगला देखते हैं। द नरेटर वॉज डिसगस्टेड, डिसगस्टेड का मतलब चिढ़ गया, उसको गुस्सा आ गई, बिकॉज क्योंकि गुस्सा आई, बताइए क्यों आया। हिज नेबर वॉज इनग्रॉस्ड, उसका नेबर पड़ोसी मतलब बगल वाला, वॉज इनग्रॉस्ड, वो डूबा हुआ था, इन एन इंसिपिड टॉक, इंसिपिड का मतलब डल, बोरिंग टॉक, टॉक का मतलब बातचीत में डूबा हुआ था। और कौन सी बातचीत, जो स्पीकर बोल रहा था। या द टॉक वॉज बोरिंग, बातचीत बड़ा बोरिंग था। या ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, वो इसको समझ नहीं सका। या ही वॉज इम्पैशेंट, इम्पैशेंट का मतलब उसके अंदर धैर्य नहीं था, वो बेचैन था। तो क्यों डिसगस्टेड था नरेटर, राइटर क्यों डिसगस्टेड था। देखिए लाइन देखिए, क्यों डिसगस्टेड था। पैसेज को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से, ये देखिए, बट ही वॉज, ही किसके लिए आया है, पड़ोसी के लिए, उसके जो बगल में था। ही वॉज कंप्लीटली सोल्ड आउट, वो पूरी तरीके से बिक गया था, मतलब खो गया था, टू द स्पीकर, स्पीकर के प्रति। एंड लुक्ड, और दिख रहा था लाइक जैसे कि इट वॉज द ग्रेटेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, ये उसके दिन का सबसे महान दिन हो, उसके लाइफ का सबसे महान दिन हो। एंड आई वॉज डिसगस्टेड, और मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, मतलब मैं चिढ़ गया था, किसके ऊपर, अपने पड़ोसी के ऊपर।
कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसकी तरफ ध्यान दे रहा है। मेरे हाँ, उसको ये भी लग रहा होगा कि उसके बगल में इतना महान आदमी बैठा है और उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहा है ना, क्योंकि राइटर जो है अपने आप को क्या मान रहा था, महान ही तो मान रहा था ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन था ना, तो कौन सा होना चाहिए जी, तीसरा भी हो गया था हमारा, चौथे की तरफ हम आए थे ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई ना, चलिए ये आ गया, ये वाला था ना। तो यहाँ पर हमारा ये तो हो ही गया था पहला, ठीक है, ही वॉज सेल्फ कंसिटेड, ये पहला हो गया था। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूँ रहा। दूसरे में क्या था, रिस्पॉन्ड टू द स्पीच, ही वॉज बोर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज बोर्ड हो गया, ये भी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद द नरेटर वॉज डिस्गस्टेड बिकॉज, क्योंकि नरेटर चिढ़ गया था, गुस्से में था, क्योंकि हिज नेबर वॉज इनग्रॉस्ड, उसका पड़ोसी एकदम खोया हुआ था, इन एन इंसिपिड टॉक, ये डल, डल का मतलब बोरिंग टॉक, बातचीत में एकदम डूबा हुआ था। तो कौन सा होगा डियर, पहला होगा ना हमारा, क्लियर है, ये हमारा पहला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ है, When the speaker ended, देखिए यहाँ पर समझिएगा, When the speaker ended, जब स्पीकर ने एंड किया मतलब खत्म किया, द नरेटर वॉज, नरेटर क्या था बताइए, जंप हुआ था ना कुर्सी से, ऐसा लग रहा है चलो छुटकारा मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, हैप्पी, रिलीव्ड, एग्जॉस्टेड, डिस्गस्टेड। अच्छा, डिस्गस्टेड का मतलब घृणा, ये तो नहीं था। एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, अगर थका हुआ होता तो जंप कैसे करता कुर्सी से ना। हैप्पी था या रिलीव था, रिलीव करने का मतलब उसको राहत की सांस मिली, और वो बोलता है ना, आई साइट रिलीफ, कुछ ऐसी लाइन बोलता है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन वो बोलता है जब वो खत्म होने लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये लाइन, ठीक है, थैंक्स वर्ड सेड आई जंप टू माई फीट विथ अ साई ऑफ रिलीफ। विथ अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब मैंने एक राहत की सांस ली, है ना, गहरी सांस ली कि खत्म हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ज़्यादा सही होगा, हैप्पी ज़्यादा सही होगा, रिलीव्ड, आई होप रिलीव्ड, रिलीव्ड होगा ना। तो यहाँ पर कौन सा लीजिएगा आप, रिलीव्ड। क्लियर है ना मेरी बात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ लॉन्ग, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा ना। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर लिसन टू द स्पीच, कितना लंबा मतलब कितनी देर तक नरेटर जो है, जो राइटर है इस पैसेज का, वो लिसन सुनता है टू द स्पीच, भाषण को, विदाउट जजमेंट, बिना किसी जजमेंट के, जजमेंट मतलब बिना किसी राय बनाकर। 10 मिनट्स, 7 मिनट्स, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, श्योर है ना आप लोग, कितने मिनट तक सुनता है, 5 मिनट्स। और जैसे 5 मिनट से आगे बढ़ता है तो इधर उधर वो करने लगता है, कभी घड़ी को देखने लगता है, कभी पीछे पलट कर देखता है कि सब लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ना, कभी पड़ोसी की तरफ देखता है। तो 5 मिनट तक विदाउट जजमेंट वो सुनता है, और 5 मिनट के बाद वो क्या होने लगता है, बोर होने लगता है। तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चन सॉरी आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर हमारा डी होना चाहिए। इज इट क्लियर, सारी बात क्लियर हो गई। अब आइडिया लीजिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो गलत है स्पेलिंग में। सेपरेट, अकर, रिसीव, अकोमोडेट। अगर आप देखेंगे तो अकर, अकर का मतलब होता है हैपन। हैपन मीन्स समझते हैं ना, कोई चीज घटित होना, ठीक है। अकर, अकर मीन्स घटित होना। और अकर की स्पेलिंग क्या होती है, OCCUR, स्पेलिंग इज राइट। रिसीव प्राप्त करना, RECEIVE, ये भी सही है। अकोमोडेट करने का मतलब किसी चीज को एडजस्ट करना, अनुकूलित करना। अकोमोडेशन इसी से बना है, निवास स्थान भी होता है। तो अकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होती है, ACCOMMODATE, अकोमोडेट, एडजस्ट करना। और फिर उसके बाद क्या है, सेपरेट। सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती है, SEPE होता है या PA होता है, सेपरेट। स्पेलिंग क्या होती है, SEPARATE, सेपरेट। और सेपरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अलग कर देना, तो सेपरेट करना। और पैसेज में भी अभी आया था एक वर्ड इनसेपरेबल, तो पैसेज के हिसाब से भी आपको आइडिया मिल गया होगा कि सेपरेट की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा गलत है, मिस स्पेल्ड, दिस वन। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, मतलब सिनोनिम। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम, और अपोजिट का मतलब क्या होता है, एंटोनिम। तो यहां पर आप लोग आइडिया लीजिए, यहां पर कौन सा होना चाहिए जी, यहां पर एल्योर। एल्योर, एल्योर करने का मतलब जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। एक्सटोल, एक्साइट, एंटाइज,
एलिसिट, 4 ऑप्शन है आपके पास। और एल्योर करने का मतलब आप अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसको आकर्षित करते हैं। योर ब्यूटी इज एल्योरिंग मी, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती मुझको एल्योर कर रही है, मतलब अट्रैक्ट कर रही है। और अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, आकर्षित करना। तो यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट। अब आइडिया लीजिए आप लोग, सारी मीनिंग निकालिए। एक्सटोल, और एक्सटोल मीन्स क्या होता है, प्रेज, और प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। एक्साइट तो जानते होंगे, डोंट एक्साइट मी, एक्साइट करने का मतलब उत्तेजित करना। इंटाइस करने का मतलब क्या होता है, आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे इंटाइस कर रहे हैं, इंटाइस करना मतलब आकर्षित करना, राइट। और एलिसिट का मतलब होता है ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन, जब आप कोई सूचना को बाहर निकालते हैं किसी से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिसिट। क्या बोलते हैं, इलिसिट। और एक स्पेलिंग और देखेंगे ना, ILLICIT, इलिसिट, ILLICIT, ये भी स्पेलिंग और करिएगा। इस इलिसिट का मतलब होता है अवैध, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध। अवैध संबंध का मतलब इलीगल। तो 2 स्पेलिंग है, लेकिन अगर फोनेटिक साउंड देखेंगे तो एक है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। इसमें क्या लगा है, ELICIT, इलिसिट मतलब सूचना प्राप्त करना, हिंदी में लिख लीजिएगा। और इसका मतलब इलिसिट का मतलब अवैध। तो यहां पर एल्योर का मतलब किसी चीज को आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना। तो एक्सटोल तो होगा ना, एक्सटोल का मतलब प्रेज होता है। एक्साइट नहीं होगा, एक्साइट मतलब उत्तेजित करना। इलिसिट का मतलब कोई इंफॉर्मेशन किसी से मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इलिसिट सम इंफॉर्मेशन। और इंटाइस का मतलब आकर्षित करना। तो यहां पर हमारा सिनोनिम जो मैच होगा वो इंटाइस होगा। वर्ड पावर के लिए कोई टेक्निक नहीं है, केवल आप लोग रीडिंग करें, डेफिनेटली आपका वर्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अब आगे क्या है, अब आगे देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। इसका मतलब अपोजिट उसने कहा तो समझ जाना एंटोनिम की बात आ रही है। डेफिडेंस, आप लोगों ने कॉन्फिडेंस सुना होगा ना, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, डेफिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंस, डेफिडेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। और कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास, क्यों जी, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास ही तो होता है ना, और कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या होता है, डेफिडेंस। तो अगर आत्मविश्वास है तो आप क्या होंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा है। और आप क्लास में गए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, डर लग रहा है, तो आपके अंदर क्या है, डेफिडेंस है। यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। चलिए अपोजिट लीजिए आप लोग। डेफिडेंस का मतलब आत्मविश्वास की कमी, ये हम कह सकते हैं। शाइनेस, शाइनेस मीन्स शर्मीलापन। शार्पनेस, शार्पनेस का मतलब तेज, धार। सेल्फ एश्योरेंस मतलब एक तरीके का सेल्फ एश्योरेंस, एक तरीके का आत्मविश्वास भी हम कह सकते हैं। एक्सपेंसिवनेस का मतलब विस्तार, एक्सपेंस, एक्सपैंड, एक्सपैंड सुना होगा, किसी चीज को एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करने का मतलब किसी चीज को फैला देना, उसी सबसे बना एक्सपेंसिवनेस। और एक्सपेंसिवनेस का मतलब विस्तार। अगर ये वर्ड सिनोनिम में आता तो हम शाइनेस जरूर लगा देते। शाइनेस का मतलब शर्माहट, शर्मीलापन। अब शर्मीला में आदमी क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, शर्माता रहता है, ठीक है। तो यहां पर हमें अपोजिट लेना है तो शाइनेस नहीं होगा। शार्पनेस तो धार से मतलब है, इसको भी हम नहीं लेंगे, या शार्पनेस ले लें। डेफिडेंस का मतलब, डेफिडेंस क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी। या एक्सपेंसिवनेस तो डेफिनेटली नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं। अब लड़ाई 2 में हो रही है। शार्पनेस का मतलब धार, तेज। या सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ का मतलब स्वयं, एश्योरेंस का मतलब विश्वास, एश्योर्ड मैं कर रहा हूं, आई हैव गॉट सेल्फ एश्योरेंस। सेल्फ का मतलब स्वयं में, आपने अपने आप को स्वयं में एश्योर्ड कर लिया, सुनिश्चित कर लिया, नहीं अब तो सही है, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो अपोजिट में हमारा कौन सा मैच करेगा, यहां पर हमारा मैच करेगा सेल्फ एश्योरेंस। इसका भी मतलब एक तरीके का आत्मविश्वास भी समझ सकते हैं। अगला वर्ड लेते हैं, चलिए अब आप लोग डिसाइड करें यहां पर क्या होना चाहिए। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट है, मतलब एक तरीके का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस लिखा है उसका एक सेंटेंस से एक वर्ड लेना है। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, सबसे पहले मीनिंग जानना है। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, इनकैपेबल में जो अयोग्य हो, मेकिंग एरर्स गलती करने में, कहने का मतलब वो कभी गलती करे ही ना। इनकैपेबल, कैपेबल मीन्स योग्य होगा। अगर कैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स है तो इसका मतलब वो गलती करेगा। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स का मतलब जो कभी गलती ना करे। जो इंसान कभी गलती ना करे उसको क्या बोलते हैं, इनफॉलेबल, इनकरेजेबल, इम्पर्वियस, इनएक्सप्लिकेबल।
सबकी मीनिंग पता है आपको? चलिए मैं बताता हूं। इनफॉलेबल, जैसे आपने कहा यू आर इनफॉलेबल, यू आर इनकरेजेबल, योर बॉडी इज इम्पॉवियस, राइट, एंड योर क्वेश्चन इज इनएक्सप्लिकेबल, योर आंसर इज इनएक्सप्लिकेबल। कुछ आइडिया मिला? नहीं मिला होगा। चलिए मैं बताता हूं। इनफॉलेबल मीन्स ये होता है कि जो इंसान कभी गलती ना करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉलेबल। अचूक भी बोलते हैं। इनकरेजेबल का मतलब जिसको कभी आप करेक्ट ना कर पाए, जिसको सुधार ना पाए। हिंदी में लिखते चलिएगा। जैसे हमने कहा यू आर इनकरेजेबल, आप इनकरेजेबल हैं, आपको मैं कभी सुधार ही नहीं सकता हूं। और इनपॉवियस का मतलब जिसको भेदा ना जा सके, मतलब जैसे होता है ना बॉडी बहुत स्ट्रांग है, अब उसको हमारी बॉडी क्या इम्पॉवियस है। जैसे मान लिया जाए जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश में क्या होता है, पैराशूट का अगर आपने कपड़ा या उसका कुछ लेदर या जैकेट पहना है तो पानी अंदर नहीं जाएगा, तो वो पैराशूट का जो कपड़ा होता है वो इम्पॉवियस होता है। इम्पॉवियस मतलब उसके अंदर हवा भी नहीं आएगी ना ही वाटर आएगा। तो इम्पॉवियस मीन्स होता है जिसको भेदा ना जा सके, अभेद हिंदी में बोल सकते हैं। और उसके बाद इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब जिसका एक्सप्लेनेशन ना दिया जा सके, जिसकी व्याख्या ना किया जा हो सके। तो यहां पर हमारा कौन सा होना चाहिए? इनफैलिबल, राइट। इनकरेजेबल जिसको सुधारा ना जा सके। इम्पेरवियस का मतलब जो भेद ना सके, मतलब बहुत ही सॉलिड होगा। और इनएक्सप्लिकेबल मीन्स जिसकी व्याख्या ना आप कर सके। चलिए अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पर ये क्या है, आइडिया लीजिए। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ idioms एंड phrases। कहने का मतलब idiom एंड phrases करना है। क्राई वोल्फ, 4 ऑप्शन है। टू लिसन ईगरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, टू कीप ऑफ स्टार्वेशन। कौन सा होना चाहिए? चलिए मैं कहानी बताता हूं। वुल्फ तो जानते होंगे भेड़िया, तो आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी। किसी गांव में एक शेफर्ड था, भेड़िया था, जो भेड़ ओड़ को चराते हैं, तो वो रोज चिल्लाता था ना, सॉरी शीप, मतलब भेड़ को चराते थे, भेड़िया भेड़िया भेड़िया। तो गांव वाले आते थे तो कह देता मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर गांव वाले चले जाते थे। और एक दिन होता क्या है कि रियल में भेड़िया आ जाता है, उसकी सारी भेड़ को खा जाता है, और वो चिल्लाता रहता हुआ है भेड़िया आया, कोई आता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी कहानी आप लोगों ने डेफिनेटली बचपन में सुना होगा। उसी से एक वर्ड बन गया क्राई वोल्फ। और क्राई वुल्फ का मतलब भेड़िया भेड़िया चिल्लाना। तो रोज वो भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था, लेकिन जब गांव वाले आते थे तो कहता है मैं मजाक कर रहा हूं। तो उसी पर एक कहानी बनी है। क्राई वुल्फ क्या होना चाहिए? लिसन ईगरली होगा, या गिव फॉल्स अलार्म, या टर्न पेल, पीला हो जाना, या टू कीप ऑफ स्टार्वेशन। और स्टार्वेशन का मतलब भुखमरी को, कीप ऑफ दूर भगाना। तो कौन सा होना चाहिए? भेड़िया भेड़िया रोज चिल्लाओगे तो क्या है? झूठा अलार्म आप निकाल रहे हो ना, अलार्म जैसे बजता है ना घंटी, अलार्म बज गया, आदमी अलर्ट हो जाता है। तो एक तरीके से झूठा अलार्म करना। टू गिव फॉल्स अलार्म मतलब झूठी अलार्मिंग देना, चेतावनी देना, या एक मैसेज देना। तो यहां पर कौन सा होना चाहिए? हमारा बी होना चाहिए। तो कभी कभी इडियम एंड फ्रेजेस कहीं ना कहीं कहानी से भी लिंक्ड होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग लेते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। कॉमन एरर, स्पॉटिंग द एरर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। स्पॉट द एरोनियस पार्ट्स, मतलब किसी गलत पार्ट को आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन एरर। ही वेंट टू मुंबई विथ अ व्यू टू सिक्योर अ जॉब। कुछ आइडिया मिला? ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया। यहां तक तो आई थिंक नो प्रॉब्लम। विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू का मतलब के उद्देश्य से, या के नजरिए से, या के मकसद से। सिक्योर अ जॉब मतलब एक जॉब को सिक्योर करने के लिए। तो कहां पर प्रॉब्लम है? ये भी थोड़ा सा टफ होता है, और इसके लिए आपके पास पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूं वेयर इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारी कहां पर है? प्रॉब्लम हमारी सी में है। देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोगों ने डेफिनेटली टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, अच्छी बात है, मैं भी लेता हूं। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, कुछ ऐसे फ्रेज हैं जहां पर टू के बाद इन फॉर्म लिया जाता है। और उसका रीजन ये है कि वहां पर टू हमारा प्रेपोजिशन का काम करता है। चलिए आप लोग ये भी ना जानिए कि ये प्रेपोजिशन, इन्फिनेटिव क्या है, बस ये समझ लीजिए कि ज्यादातर हम लोग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने कहा आई वॉन्ट टू मीट यू। अब यहां पर क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं।
अब देखिए यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर टू के बाद इन फॉर्म लेते हैं और वहां पर टू हमारा प्रेपोजिशन का काम करता है। एक ये भी बहुत आता है, लुक फॉरवर्ड टू, आप लोगों ने सुना होगा। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब एक्सपेक्ट, मतलब उम्मीद या आशा करना। इसके बाद भी आप देखेंगे ना इन फॉर्म आएगी। जैसे आदमी ने कहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देम। उसी तरीके से आप देखेंगे विथ अ व्यू टू, कम से कम ये दो तो आप याद कर लें, विथ अ व्यू टू, इसमें टू जरूर लगा रहेगा, लेकिन इस टू के बाद डेफिनेटली आपको आईएनजी लेना है अगर कोई वर्ब आ रही है, क्रिया आ रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया, विथ अ व्यू टू सिक्योर नहीं होगा, टू सिक्योरिंग, क्या बोलिएगा, टू सिक्योरिंग, यहां पर इन फॉर्म लगाना पड़ेगा। और ये जानते हैं टू किसका काम कर रहा है, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। जब आप हम लोगों से जुड़ेंगे या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो बहुत डिटेल से समझाया जाएगा कि कहां कहां पर टू प्रेपोजिशन का काम करता है। तो हमारा कौन सा पार्ट था, गलत था, सी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग डिसाइड करें इसमें क्या प्रॉब्लम है। इफ यू हेयर एंगेज टोन, रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन, क्या होना चाहिए। हेयर मतलब सुनना होता है, चलिए आई विल एक्सप्लेन। देखिए हेयर और लिसन, दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए हियर मतलब सुनना, कान बना है किसके लिए बना, सुनने के लिए। आप ना भी चाहेंगे तो चीज़ सुनाई पड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे हुए हैं, एकदम बंद किए हुए कमरे को, और बाहर कोई चिल्ला रहा है, आपका मन थोड़ी है सुनने का ना, लेकिन आवाज़ आपके कानों में टकराएगी तो सुनाई पड़ जाएगा। तो दैट इज नेचुरल, जो स्वाभाविक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हियर। और लिसन का मतलब ये सुनना, ये सुनने की स्टाइल समझ गए ना। जब हम कोई चीज़ को मूड बनाते हैं कि हाँ इस चीज़ को सुनना है, जैसे मान लिया जब हम म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक का मूड बनाते हैं ना कि लेट्स लिसन टू द म्यूजिक, चलो म्यूजिक सुनते हैं, वहां पर हियर तो नहीं लगाते। जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं तब आप लिसन लगाइए, ठीक है। और जब आप ध्यान नहीं, बस आप जा रहे हैं, बस आपके कानों में वो टकरा गया, सुनाई पड़ गया, तो वहां पर आप हियर यूज करेंगे। तो ये बताएं, जब आप किसी को कॉल करते हैं ना, तो आप ध्यान से ही तो सुनते हैं ना कि यहां पर इंगेज टोन है या नहीं है, व्यस्त आवाज है या नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, इफ यू हियर, अगर आपको सुनाई पड़े इंगेज टोन, व्यस्त टोन, तो रिप्लेस द रिसीवर, रिसीवर को रिप्लेस कर दो एंड डायल अगेन, फिर से डायल करो। बेसिक फोन में यही होता था ना, फिर से वो रिसीवर को रिप्लेस करके फिर से डायल करते थे नंबर। तो यहां पर हियर नहीं होगा बल्कि लिसन होगा, और लिसन के साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू चलता है, लिसन टू। तो कहां पर गलती मानी जाएगी, ए में मानी जाएगी। क्लियर, लिसन और हियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने डाले हैं। यहां पर क्या प्रॉब्लम है, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, हेनरी ने अपने वाइफ से पूछा, व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। नरेशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो व्हेन, वेयर, व्हाई उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी आपकी आती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटकर फुल स्टॉप आ जाता है। यही रूल है ना। तो देखिए इसमें क्या है, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, हेनरी ने अपने वाइफ से पूछा, इनडायरेक्ट पैटर्न है, व्हाट हैड शी, तो क्या ऐसा ही माना जाएगा। हमें क्या बोलना चाहिए, व्हाट हैड शी नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए व्हाट शी हैड। यही चीज आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, व्हाट शी हैड। और देखिए लास्ट में आपका कोई इंटरोगेशन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। तो एक तरीके का स्पॉटिंग द एरर किस पर बेस्ड है, नरेशन पर बेस्ड है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, चेंज द नरेशन। देखिए नरेशन आ भी गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात हो रही है, और ऊपर कर देने दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए आ तो जा गया, चलिए पहले इसको पढ़ लीजिए। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, बी रेगुलर मतलब रेगुलर रहो, एंड लर्न योर लेसन रेगुलरली, और अपने लेसन को रेगुलरली क्या करो, लर्न करो, याद करो। इंपैरेटिव है, कैसे बनाएंगे आप, द टीचर टोल्ड मी टू बी रेगुलर। अच्छा देखिए इसने योर को बदला भी नहीं, योर तो बदलना चाहिए ना, क्योंकि पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है, बदलना चाहिए। इसने योर को बदला नहीं, काट दें।
फिर उसके आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, द टीचर आस्क्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन रेगुलरली। क्या ये हो सकता है? अच्छा मैंने किसको काटा है अभी? अच्छा मैंने किसको, हाँ बिल्कुल काटा तो है, वो बार बार आएगा, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए ए वाला तो आपका नहीं होगा। अच्छा बी वाला होगा क्या? द टीचर आस्क्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन, द टीचर एडवाइज्ड मी बी रेगुलर है इसमें टू तो गायब हो गया। द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन रेगुलरली। तो कौन सी बात सही होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर समझिए ना, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा बी रेगुलर, रेगुलर रहो, एंड लर्न योर लेसन्स रेगुलरली, और अपने लेसन को रेगुलरली नियमित रूप से याद करो। तो डेफिनेटली एडवाइस ही लग रहा है ना। और इंपैरेटिव में आप समझते होंगे टू लगाते हैं ना, टू बी, यही बोलेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए। इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें पर्सन बदला ही नहीं है। कहाँ गया पहला वाला हमारा? कहाँ गया? इसमें योर को योर ही रखा, इसको तो हम लेंगे नहीं। द टीचर आस्क्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन, ये भी सही लग रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर कौन सा माना जाएगा? हमारा डी माना जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड मी। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो डेफिनेटली हम बी को मान लेते हैं। अच्छा इसको क्यों नहीं लेंगे? सी को क्यों नहीं लेंगे? द टीचर एडवाइज्ड मी बी रेगुलर, इसमें टू तो गायब ही कर दिया, तो ग्रामेटिकली एरर है ना। तो टू तो होना चाहिए, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम लोग क्या उस करते हैं, टू लगाकर जोड़ देते हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा? डेफिनेटली हमारा सही होगा डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका आ गया। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, वॉइस बदलना है। बताइए भाई। इट इज टाइम टू बाय बुक्स, यही टाइम है बुक्स खरीदने का। आइडिया लीजिए आप लोग कौन सा होना चाहिए। ऑल द बुक्स टू बी बॉट, फॉर द बुक्स आर बीइंग बॉट, फॉर द बुक्स टू बी बॉट, फॉर द बुक्स हैव सीन बॉट। वैसे बीन होना चाहिए, बीन होना चाहिए, लेकिन उसने सीन लिख दिया, कोई बात नहीं। एक रूल होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा टेक्निकल है। इट इज टाइम से शुरू होगा। इट इज टाइम टू, जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो, जैसे ही आ गया इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो। ये सब वॉइस हमारे क्या होते हैं, बहुत टेक्निकल होते हैं। मतलब आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, उससे थोड़ा सा हट कर होते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो, यही टाइम है कि विंडो को बंद कर दिया जाए। तो इसका पैटर्न हमेशा याद रखना, ऐसे चलता है। इट इज टाइम तक पूरा वैसे लिख दें, इट इज टाइम तक वैसे लिखेंगे, फिर अपने से आप फॉर लगाएंगे। अपने से क्या लगाएंगे? फॉर। फिर उसके बाद ये द विंडो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लेकर चले आए, फॉर द विंडो। और फिर उसके बाद आप क्या लगा दें? टू बी लगा दें। टू बी लगाकर जो क्लोज है इसकी थर्ड फॉर्म कर दें, क्लोज्ड। फिर से मैं एक एग्जांपल दूंगा। इट इज टाइम से इसकी शुरुआत ही होगी। इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो, तो मैंने क्या बोला? इट इज टाइम फॉर द विंडो टू बी क्लोज्ड। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, एकदम सेम पैटर्न पर, फिर से आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे मैंने लिखा इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, और उसके बाद लिखा इट इज टाइम टू स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द टीवी। ये एक सेंटेंस है। अब यहां पर क्या लिखा है? इट इज टाइम टू स्विच ऑफ द टीवी, यही टाइम है कि टीवी को बंद कर दिया जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? पहले इट इज टाइम तक बिल्कुल वैसे ही लिख दें, इट इज टाइम, फिर अपने से आप फॉर लगा दें, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर लेकर चले आए, इट इज टाइम फॉर द टीवी, यहां तक लेकर चले आए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए टू स्विच आपकी वर्ब है, क्रिया है, तो इसमें क्या बोले? टू बी लगा दे। टू बी लगाकर थर्ड फॉर्म कर दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टू बी, और उसके बाद क्या करिएगा? स्विच्ड ऑफ कर दीजिए, ये हो जाएगा टू बी स्विच्ड ऑफ। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर हो गई ना मेरी बात? टू बी स्विच्ड ऑफ। चलिए कम से कम ये चीज यहीं पर क्लियर हो गई आपकी। तो कौन सा सही होना चाहिए? इट इज टाइम टू बाय बुक्स। देखिए इट इज टाइम कहां पर गया? इट इज टाइम सभी में लगा। देखिए यहां पर इट इज टाइम लिखा है ना, उसके बाद क्या होना चाहिए? इट इज टाइम ऑल द बुक्स, इसने ऑल कहां से पा लिया? इसमें ऑल तो है ही नहीं है। इट इज टाइम फॉर द बुक्स, इसमें आर बीइंग लगा दिया, इसको भी नहीं लेंगे। इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, यही वाला सही होगा ना? ये वाला क्यों गलत है? इट इज टाइम फॉर द बुक्स हैव बीन, हैव बीन तो नहीं होना चाहिए ना, हैव बीन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें टू बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। हाउ इजी, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, डिसाइड करें आप लोग। ही स्लिप्ड, स्लिप का मतलब फिसलना। हिज ओल्ड वेज, अपने पुराने वेज में, वेज का मतलब हैबिट्स, आदत में।
एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन, और स्टार्टेड शुरू किया ड्रिंकिंग पीना अगेन दोबारा, तो क्या होना चाहिए? स्लिप इन, अच्छा इन तो है ही नहीं, स्लिप इन टू, स्लिप ऑफ, स्लिप बाय या स्लिप टू, क्या अच्छा लगेगा? वो स्लिप मतलब फिसल गया, मतलब चला गया, किस में चला गया? अपने पुराने दिनों में, मतलब ऊपर आया होगा पुराने दिनों से, उसने ड्रिंकिंग छोड़ी होगी, लेकिन फिर उसको एक कंपनी मिल गई होगी संगति, तो उसी के अंदर क्या हो गया? फिर से समा गया। तो डेफिनेटली ऐसे भी आप आइडिया ले सकते हैं कि ही स्लिप्ड इनटू, वो चला गया, किस में चला गया? हिज ओल्ड वेज, अपने पुराने वेज में, वेज का मतलब रास्ते या हैबिट में चला गया, एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन, और उसने फिर से ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया। तो एक आइडिया मिल गया कि वो स्लिप फिसला, इनटू मतलब में, मतलब उसी खाई में फिर से घुस गया। कौन सी खाई में? वही पीने वाली। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पर कौन सा होना चाहिए हमारा? स्लिप इनटू होगा डेफिनेटली। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द वैली इज नोन, वैली मतलब घाटी इज नोन, जानी जाती है, फॉर के लिए, इट्स अपने, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब जो वेजिटेबल्स या मतलब पेड़ पौधे हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेशन। कौन सा भरेंगे? लग्जूरियस, लग्जरी, लग्जूरियंट, लग्जूरियसली। लग्जरी तो सुना होगा, अच्छा मैं दो वर्ड बता दे रहा हूं आपको, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एक होता है लग्जूरियस, कैसी लाइफ स्टाइल है आपकी? लग्जूरियस लाइफ स्टाइल। और लग्जूरियस का मतलब विलासता से भरा हुआ, विलासता का मतलब होता है यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, यू हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज ना, तो बहुत सुख वाली चीजें जो होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लग्जरी। लग्जरी मतलब विलासता। तो किसी की जिंदगी बहुत खुशियों से भरी है, बहुत ही विलासताओं से भरी है, तो हम बोलते हैं लग्जूरियस, राइट। और एक होता है वर्ड लग्जूरियंट, क्या होता है? लग्जूरियंट, LUXURIANT, ये वाला लग्जूरियंट। अच्छा लग्जूरियंट हेयर, अच्छा बहुत घना है, जैसे मान लिया जाए हमने कहा उसके बाल बहुत लग्जूरियंट है, मतलब बहुत घने हैं। जैसे पेड़ पौधे लगे हैं तो हम बोलेंगे लग्जूरियंट वेजिटेशन। जैसे मान लिया जाए आपने देखा गेहूं की फसल एकदम घनी है तो हम क्या बोलेंगे? लग्जूरियंट क्रॉप। लग्जूरियंट क्रॉप का मतलब एकदम भरा हुआ। अच्छा पेड़ बिल्कुल घना हुआ है, लग्जूरियंट ट्री। तो लग्जूरियंट विलासता के लिए नहीं होता, लग्जूरियंट का मतलब थिक कोई चीज भरा हुआ। तो यहां पर क्या होना चाहिए? द वैली है, इज नोन, इसको जाना जाता है फॉर इट्स अपने लग्जूरियस ग्रोथ के लिए या लग्जूरियंट ग्रोथ के लिए, या लग्जूरियसली तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एडवर्ब है, और लग्जरी तो विलासता, ये भी विलासता का सेंस कहां है पर वैली पे? यहां पर सेंस किसका है? लग्जूरियंट का सेंस है, मतलब बहुत ही वहां का जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है बहुत भरी होगी, बहुत घनी होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? डेफिनेटली हमारा सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग आइडिया लीजिए। अ गार्डन नाइफ, एक गार्डन की जो नाइफ होती है मतलब जो चाकू, इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर लाइट, लाइट का मतलब हल्का, प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब जैसे होता है ना गार्डन में आप छांट काट करते हैं ना, जैसे पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उसकी छटाई मतलब काटना उठना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रूनिंग। तो क्या होगा? अ गार्डन नाइफ इज यूज्ड फॉर लाइट प्रूनिंग। तो क्या होगा? सिस्टमेटिकली, डेली, जनरली या कंपल्सरली? कुछ है नहीं, कोई ग्रामर का रूल नहीं है, बस मीनिंग कौन सी सेट होगी। अ गार्डन नाइफ, एक गार्डन का नाइफ, इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल होता है फॉर लाइट प्रूनिंग, मतलब हल्की कटाई के लिए, उसको एडजस्ट करना। तो सिस्टमेटिकली तो नहीं होगा, डेली भी नहीं, डेली थोड़ी प्रूनिंग होती है, डेली काट छाट थोड़ी होती है पेड़ों की। जनरली सामान्य रूप से, या कंपल्सरली, कंपल्सरली का मतलब बिल्कुल जरूरी है, तो जरूरी भी नहीं है, तो सामान्य रूप से हम कैसे देंगे कि किसका इस्तेमाल करते हैं? गार्डन नाइफ का हम लोग जनरली सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर लाइट प्रूनिंग, लाइट का मतलब हल्के हल्के, प्रूनिंग का मतलब काट छाट के लिए। तो कौन सा होना चाहिए हमारा? सी हो जाएगा। PQRS, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसकी मीनिंग निकालिए आप लोग। देखिए पहली लाइन सही होती है, द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब बदलाव, फ्रॉम, फिर P में लिखा स्कूल टू कॉलेज, फिर Q में लिखा मीट इट, फिर R में लिखा शो वन मस्ट,
इसमें लिखा है इज डिमांडिंग, और नंबर 6 में है विदाउट एक्सपेक्टेशन। आपको ये पता होगा कि ये पहली लाइन बिल्कुल सही होती है, लास्ट की लाइन सही होती है। कहने का मतलब ये पहली लाइन शुरुआत करेगा और लास्ट की लाइन एंड करेगा। और इसके बाद आपको ये आइडिया लेना होगा कि इसके बाद क्या आना चाहिए। PQRS आपके पास ऑप्शन भी है, आप आइडिया लीजिए। ये लाइन तो सही ना, द ट्रांजिशन बदलाव फ्रॉम से, इसके बाद क्या आना चाहिए, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, लाइन फिट हो रही ना, और फ्रॉम के बाद टू आ जाता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। आदमी बोलता है ना, बोलता है कि नहीं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, फ्रॉम मोहन टू जॉन, ऐसे बोलते हैं ना। तो फ्रॉम के बाद टू आता, कनेक्ट तो हो रहा है। अच्छा, ये तो नहीं बोलेंगे ट्रांजेक्शन बदलाव फ्रॉम से मीटेड, इससे मिले, या ट्रांजेक्शन फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम लगा है तो यहां पर स्कूल टू कॉलेज बिल्कुल बेस्ट फिट हो रहा है। तो हमारा पी, अब पी कहां पर है, यहां पर है, एक पी यहां पर भी, एक पी यहां। अब आइडिया लीजिए कौन वाला, चलिए चेक करते हैं। द ट्रांजिशन बदलाव फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, स्कूल से कॉलेज का बदलाव। फिर इसमें देखिए इस डिमांडिंग, बहुत डिमांडिंग है, डिमांडिंग का मतलब बहुत डिमांड वाला है। और आर में लिखा है सो, इस वजह से वन मस्ट, एक आदमी को जरूर। क्यों में लिखा मीट इट, इससे मिलना चाहिए, मतलब इससे मुलाकात करनी चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना किसी आशा या उम्मीद के। क्या ये बात सही है या ये वाली बात सही है? द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, स्कूल से कॉलेज का जो बदलाव होता है। फिर उसके बाद हमने लिख दिया आर में लिखा सो, इस वजह से वन मस्ट, एक आदमी को चाहिए। क्यों में लिखा हुआ मीट इट, इससे मिलना चाहिए। एस में लिखा है इस डिमांडिंग, मांग भरा, ये फिट नहीं हो रहा है। तो ज्यादा सूटेबल अच्छा अर्थ कौन निकाल रहा है, हमारा बी निकाल रहा है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी मीनिंग निकालनी पड़ती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये आ गया, 19 तो हो गया, 20 हमें लेना है। क्वेश्चन नंबर 20, अ मैन इज बोर्न एलोन, एक आदमी अकेला पैदा होता है, ये लाइन सही है। और लास्ट की भी लाइन सही है, हिज एक्शंस एलोन, मतलब उसके कामकाज अकेले। अब आइडिया लीजिए आप लोग, अ मैन इज बोर्न एलोन, एक आदमी अकेला पैदा होता है। गुड एंड बैड, अच्छा या बुरा। ही एक्सपीरियंसेस, वो अनुभव करता है। एंड डाइज एलोन, अकेले मर जाता है। या कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम, उसका रिजल्ट। कौन सी बात सही होनी चाहिए? एक आदमी अकेला पैदा होता है और अकेले मर जाता है, ये लाइन आएगी। तो अगर हम देखेंगे तो फिट कौन सा हो रहा है, अ मैन इज बोर्न एलोन, एक आदमी अकेला पैदा होता है, एंड डाइज एलोन, अकेले मर जाता है। तो आर यहां पर भी, आर यहां पर भी है। अब आप लोग आइडिया लीजिए कौन वाला मिलाएं। अ मैन इज बोर्न एलोन, एक आदमी अकेला पैदा होता है, एंड डाइज एलोन, अकेला मर जाता है, एंड और ही एक्सपीरियंसेस, और वो अनुभव लेता है। किसका अनुभव लेता है? एक्सपीरियंसेस, अनुभव लेता है, द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम का। फिर पी में लिखा गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे का। हिज एक्शंस एलोन, अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा इसको देख लेते हैं। अ मैन इज बोर्न एलोन, एक आदमी अकेला पैदा होता है। आर में क्या लिखा? एंड डाइज एलोन, अकेले मर जाता है। फिर उसके बाद क्यू में लिखा है एंड और ही एक्सपीरियंसेस, और वो अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? द गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों का, ऑफ हिज एक्शन, अपने काम के, एलोन, अकेले, मतलब अपने काम काज के अच्छे या बुरे परिणामों का वो अकेले ही अनुभव करता है। तो कौन सा ज़्यादा सही होगा हमारा? डेफिनेटली हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर अगर आपका नॉलेज होगा इंग्लिश में तो बहुत मज़ा आया होगा, अगर आप बिल्कुल नील होगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया होगा। और तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को। जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से हमारी मुलाकात होती रहेगी। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद बच्चों, मेजर कल सी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अपने डिफेंस को, सपने को साकार करने के लिए एक मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच पेयर डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। ऑप्शंस दे रखे हैं एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट। हमें पता है कोणीय संवेग और प्लैंक नियतांक का विमा हमेशा समान होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स ये समान नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा होता है आई बराबर mr²। ये सूत्र हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर इसका हम विमा लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? m की पावर 1 l की पावर 2। और मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क से रिप्रेजेंट करता है, और जो बल आघूर्ण हमारा होता है बेटा, इसकी डायमेंशन अगर हम देखें तो m1 l2t - 2 होती है। ये इसलिए इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी पार्ट।
वर्क की विमा वही होती है जो टॉर्क की होती है, ये सही लिखा हुआ है। इम्पल्स और मोमेंटम भी आपस में बराबर होते हैं, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिसकी सेम नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी पार्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि द एंगल बिटवीन दो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप। तो देखिए, जब भी दो वेक्टर के बीच का हमें कोण निकालना होता है तो हम क्या सूत्र लगाते हैं? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो अगर इन दोनों का हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 आएगा, और मॉड ए क्या आएगा? √3 आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा बराबर बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1/√3। ये ना π/6 होता है, ना π/4 होता है, ना π/3 होता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बेटा? लास्ट पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है बेटा, इन अ मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन द वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 0 इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में अगर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर दूरी तय करने में। चलिए तो उसको देख लेते हैं। अगर हम एक बिंदु यहाँ पे ए मान लें और एक बिंदु यहाँ पे हम बी मान लें, अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे अंतिम वेलोसिटी बेटा कितनी होती है? 0 हो जाती है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय कर रहा है? हमारा 100 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो जाहिर सी बात है मंदन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो बेटा क्या होगा? v² बराबर u² माइनस 2as लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है, यानी 0 का स्क्वायर होगा। u बेटा पता नहीं है क्या है, 2। a भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ हम दूरी जानते हो कितनी 100 कर रहा है। तो बेटा यहाँ से u² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200a आ जाएगी। और एक बात और देखिए, वो 5 सेकेंड उसको लगते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक a से b जाने में उसे कितना समय लग रहा है? 5 सेकेंड लगता है। तो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, v बराबर u माइनस 80। तो फाइनल वेलोसिटी अभी भी क्या है? 0 है। तो v की जगह क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, u माइनस 5 सेकेंड यानी 5a हो गया। तो बेटा u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 है। देखिए ध्यान से कि यहाँ से u की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। आप u की वैल्यू 5 यहाँ पे रख दीजिए। आप जैसे u की वैल्यू 5 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा? 25a² बराबर कितना होगा बेटा? 200a। a से a कट गया, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि अगले 5 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो हम फिर से सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र लगाएंगे? s बराबर ut प्लस हाफ 80²। तो जाहिर सी बात है यहाँ से शूट कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो यहाँ पे 0 करेंगे, 0 × 5 प्लस 1/2। तुरंत कितना निकाला हम लोगों ने? 8 निकाला है। 8 और t का स्क्वायर 5। t की जगह 5 रखेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 2 चौको 8, 25 4 जा 100 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप का वेग प्रारंभिक वेग का आधा है। अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेप का वेग प्रारंभिक वेग का आधा है। तो अधिकतम ऊंचाई पर कितना वेग होता है बेटा? u cos थीटा होता है, और प्रारंभिक का आधा मतलब u/2 होता है। तो u से u कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? परास का मान पूछा गया है। तो परास का मान होता है r बराबर u² sin 2θ/g होता है। थीटा की जगह 60 डिग्री यहाँ पर रख देंगे हम, तो r बराबर sin 120/g। और sin 120 का मान कितना होता है बेटा? √3/2 होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा √3/2 u²/g। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? बी पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बेटा अगला प्रश्न दिया हुआ है, अ रोप इज पुल्ड बाय 1000 न्यूटन एंड at each end such that condition of equilibrium exists, the tension developed in the string। अगर एक रोप को 1000 न्यूटन से खींच रहे हो तो तनाव भी कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 25%, सो द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय। तो अगर मोमेंटम हमारा 25% बढ़ रहा है तो मतलब P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल 25% यानी 25/100 किसका? इनिशियल का बढ़ रहा है, यानी P इनिशियल होगा। तो 25 4 जा 100 हो जाएगा। तो बेटा P फाइनल यहाँ से कितना आ जाएगा? 5/4 × P इनिशियल। बेटा P फाइनल कितना होता है? √K फाइनल लिख सकते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे 5/4 √K इनिशियल लिख सकते हैं।
तो दो दफे स्क्वायर कर देंगे तो बेटा के एफ बराबर कितना आ जाएगा 25/16 इंटू के इनिशियल। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1 + 9/16 इंटू के आई। तो बेटा खुद देखिए पहले से कितना बढ़ गया 9/16 बढ़ा। तो अगर 9/16 बढ़ा है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, और जब 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 900/16 लगभग आएगा 600.25%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी पार्ट। क्या बात समझ में आती है? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है बेटा, अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ रेडियस 10 मीटर एक्टिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। व्हाट फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखिए बेटा F बराबर क्या होता है mv²/r होता है, जैसे हम सबको पता है। आप r को इधर भेज दीजिए तो F × r बराबर कितना हो जाएगा mv² होगा। दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दीजिए। अभी हमें ये हमारा गतिज ऊर्जा बन गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। और हमारा F कितना दे रखा है सवाल में 2 दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। ठीक है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी है 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा आंसर 10 जूल आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा बी पार्ट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपको पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है वेट ऑफ अ बॉडी एट अर्थ सरफेस इज W एट अ डेप्थ हाफ वे टू द सेंटर ऑफ अर्थ इट विल बी W/8 W/2 W/4 W। जब भी हम अर्थ के सेंटर की तरफ चलते हैं तो उसकी ग्रेविटी में जो वेरिएशन होता है बेटा वो ये होता है G' बराबर G × 1 - h/r होता है। m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो W' हो जाएगा, ये W हो जाएगा। h कितना दे रखा है हाफ ऑफ द वे जा रहा है, हाफ ऑफ द रेडियस है, तो यहाँ पे ऐसे re/2 लिख देंगे। ठीक है, re से re कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/2 1/2 आता है, तो W' बेटा कितना आ जाएगा W/2। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा सी पार्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर सी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। When a solid object is immersed in a water, there is a loss is its weight. This loss is, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जैसे बात हो रही तो इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। हमें पता होता है कि when a solid object is immersed in a water, then there is loss its weight is equal to the weight of the water is displaced। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए पार्ट। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब डेफिनेशन के हिसाब से गलत दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। Water flow out of the hole of a bucket and follow a parabolic path. If the bucket fall freely under gravity, the water flow। अगर एक बकेट है हमारे पास और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और जाहिर से पानी ऐसे पैराबोलिक पाथ में गिरता है, अगर ये हमारा फ्रीली गिरता जाए जी ग्रेविटी से तो ये पानी यहाँ से रुकना बहना बंद हो जाएगा। तो इसलिए उसका आंसर क्या होगा बेटा सी पार्ट। वाटर फ्लो हमारा क्या होगा रुक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। The ratio of the transverse deformation and the longitudinal deformation is always called a Poisson ratio। ये Poisson ratio होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ अपरूपण और अनुदैर्ध्य अपरूपण का जो अनुपात कहलाता है वो हमारा पॉइजन का अनुपात कहलाता है, पॉइजन रेशियो कहलाता है। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज प्रिफर्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर अराउंड 125 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी 125 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर करना होता है तो हम लोग प्रिफर करते हैं बेटा ऑप्टिकल पायोमीटर को। हम लोग प्रिफर किसे करते हैं ऑप्टिकल पायोमीटर को प्रिफर किया जाता है। ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इवनिंग सन इज नॉट एज हॉट एज द मिड डे सन, व्हाट इज द रीजन। इन द इवनिंग रेडिएशन travels slowly. In the evening the temperature of the sun decreases, ozone in the atmosphere absorb more light in the evening, और last part in the evening radiation travel largest distance through the atmosphere। तो सही रीजन है बेटा in the evening radiation travel largest distance through atmosphere। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। The degree of freedom associated with the रोटेशनल मोशन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होती है तो हमेशा कितनी होती है बेटा 2 होती है। ठीक है, रोटेशनल की रोटेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। एन आइडियल हीट इंजन एग्जॉस्टिंग अ हीट एट 77 डिग्री सेंटीग्रेड टू हैव एफिशिएंसी 30%। तो हमें एफिशिएंसी का बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला पता होता है 1 - T2/30
T1, ठीक है, परसेंटेज में होता है इंटू 100 कर देंगे। हमें देखिए यहाँ पे पता है एग्जॉस्टिंग हीट दे रखी है 77 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 बराबर है 77 प्लस 273। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 3 10 15 350 केल्विन आएगा। यहाँ पे आप रख देंगे, एफिशिएंसी हमारी कितनी है दे रखी 30%, इसको भेज दीजिए यहाँ पे, तो 0.3 इक्वल टू 1 माइनस 350 बटे T1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर निकालने का प्रयास करेंगे तो इसका आंसर आएगा 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑब्जर्वेशन मेड बाय द एस्ट्रोनॉट on the surface of a moon. The astronaut find that a simple pendulum continue to oscillate for a much longer time that on the earth. और सेकेंड ऑप्शन दे रखा है नो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट देयर, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। हमसे पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है कि यदि किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा चंद्रमा की सतह पर मापे गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतरिक्ष यात्री मापता है कि लोलक पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर लंबे समय तक दोलन करता है। T = 2.L/g से ग्रेविटी चंद्रमा की कम है, तो जाहिर सी बात है लंबे समय दोलन करता है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा हुआ वायुमंडल उपस्थित नहीं है, ये भी बात सही दे रखी है। तो इसमें से कौन सा सही हमसे पूछ रहा है, दोनों ही बातें सही दे रखी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी पार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लाप्लास मेड अ करेक्शन इन द बेसिस फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन बाय न्यूटन एंड इवेल्युएटेड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कंसीडरिंग दैट अ साउंड प्रोपोगेशन इज। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, न्यूटन ने इस पे गलती किया था। न्यूटन ने जो प्रोसेस माना था वो आइडिया आइसोथर्मल माना था और लाप्लास उसने करेक्ट करके आइडियाबैटिक किया था, तब जाके सही आंसर आई थी वेलोसिटी ऑफ अ साउंड। तो लाप्लास ने करेक्ट किया था बेटा एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, पर आइसोथर्मल माना था न्यूटन ने और आइडियाबैटिक को किया था लाप्लास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्टीफन हॉकिंग इज जाहिर सी बात है एक साइंटिस्ट है, इसमें तो ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट, अ नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड हैव ऑलवेज। अगर कोई पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन कम होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अ कैपेसिटर हैज अ चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट एंड प्लेट्स एक्वायर अ चार्ज ऑफ 0.2 कूलम, व्हाट इज द एनर्जी डिस्चार्ज द एनर्जी रिलीज्ड विल बी। तो सो U इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/2 Q इंटू V होगा। तो बेटा U बराबर 1/2 Q कितना दे रखा है, Q है मैं 0.2 और ये वोल्टेज दे रखा है 400 वोल्ट, तो आंसर कितना आएगा बेटा, U वहां पे आ जाएगा 40 जूल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी पार्ट 40 जूल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर दैट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल विद 12 ओम रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। देखिए अगर दो वायर पैरेलल हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 12 ओम के साथ पैरेलल है तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 किसके इक्वल दे रखा है 4 के, तो 12R इक्वल टू क्या आएगा बेटा 4R प्लस 48 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 8R इक्वल टू 48, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 ओम आ जाएगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा बेटा, सी पार्ट होगा। ठीक है, हाउ मेनी 60 वॉट बल्ब मे बी सेफली यूज्ड इन 240 विथ 4 एम्पियर फ्यूज, कितने बल्ब यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो 60 इंटू एन इक्वल टू 240 गुणे 4 कर देंगे हम, तो बल्बों की संख्या आ जाएगी हमारी, तो 240 इंटू 4 डिवाइड बाय 60, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16 आ जाएगी, तो करेक्ट आंसर लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, 24 देखिए बेटा अ बीम ऑफ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। तो अगर अनडिफ्लेक्टेड है बेटा तो हमेशा याद रखिएगा जो वेलोसिटी होती है वो होती है E बाय B होती है। तो E हमें दे रखा है 6.6 इंटू 10 की पावर 6 और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 1.2। आप इसको जब लगभग सॉल्व करेंगे, आप इसको लगभग सॉल्व करके अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 33
बाय 6 यानी 5.5 समथिंग आ रही, इसका आंसर क्या होगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू अ डिस्टेंस। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा लो करंट और हाई वोल्टेज की बात होती है, तो अगर बहुत दूरी तक भेजना पड़ता है तो एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए पार्ट। ठीक है, तो मैंने जितने क्वेश्चंस बताए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।